प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप सभी ने स्वर संधि के दोनों भेदों दीर्घ संधि और गुण संधि के अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया होगा। आइए आज हम स्वर संधि के अन्य उपभेदों के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। सर्वप्रथम है वृद्धि संधि। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप सभी छात्रों से जानना चाहती हूँ कि दीर्घ संधि में किन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के दिमाग में होगा आ, ई और उ। वहीं गुण संधि में अन्य 3 कौन से स्वर आते हैं गुणा करने पर? अ और आ के आगे अगर ई आए तो दोनों के मिलन से क्या हो जाता है? ए। और अ आ के आगे उ आए तो दोनों के मिलान से ओ बनता है। यदि अ आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। इन नियमों से आप परिचित हैं। वैसे ही वृद्धि संधि में भी अन्य आप लोगों के 2 और स्वरों का इस्तेमाल किया गया है। आइए वो अन्य स्वर कौन से हैं? ध्यानपूर्वक, यदि अ और आ के बाद आपका क्या है? ए या ए आए तो वो ए में ही परिवर्तित होगा। उदाहरण स्वरूप, एक जमा एक, एक। लोक जमा ऐषणा, लोकैषणा। दूसरा नियम है आप लोगों का, अ आ से बाद में आपका ओ या औ आए तो वो अ में ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ 2 स्वरों का प्रयोग किया गया है। पहला स्वर है ए और दूसरा स्वर है औ। अब औ के उदाहरण है महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी, महाजमा औषध, महोषध, महाजमा औदार्य, महोदार्य। ए या ए आए या ओ आए तो वो ए और ओ में ही परिवर्तित होगा। अन्य उदाहरण है आप सभी के सामने, मत जमा ऐक्य। आप लोगों के अनुसार क्या बनेगा? अभ्यास कीजिए इसका। मतैक्य। दूसरा शब्द है छात्रों के लिए लोक जमा ऐक्य, लोकैक्य। लोक के अंत का वर्ण क में भी अ की ध्वनि जमा आगे आया हुआ शब्द ऐक्य में सबसे पहला वर्ण ए, अ और ए मिलकर क्या बन गए? ए। इसलिए लोकैक्य बोला गया है। महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। अर्ध जमा ओष्ठ, अधरोष्ठ। परम जमा ओज, परमोज। आप सभी के लिए अभ्यास कार्य के लिए मैं आप लोगों को 10 शब्द दे रही हूं। आप सभी छात्र अपनी कॉपी में इन्हें लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला शब्द है लोकैषणा। लोकैषणा। आप लोगों ने इन शब्दों के संधि विच्छेद करने। शब्द दूंगी तो संधि विच्छेद करोगे और अगर संधि विच्छेद शब्द बोलूंगी तो आप उसका अन्य शब्द लिखेंगे। वित्त जमा ऐषणा। अब इसके लिए एक शब्द आप लिखेंगे। क्या होगा? आप खुद से लिखेंगे। तथा जमा एव। देव जमा ऐश्वर्य, महाजमा ओजस्वी, महाजमा औषध, वन जमा औषध, महाजमा औषध, महाजमा ओजस्वी। आगे है दंत जमा ओष्ठ। सदैव। सदैव का संधि विच्छेद लिखना है आप लोगों ने। एक का भी संधि विच्छेद लिखना है। और आखिरी है आप लोगों के लिए महाजमा ओज। आगे बढ़ते हैं।
यण संधि किसे कहा जाता है? इसमें भी आप लोगों के स्वरों का इस्तेमाल किया गया। वो कौन से स्वर है? सबसे पहला नियम, नियम सुनना बहुत जरूरी है। यदि ह्रस्व ई, छोटा ई और बड़ा ई, दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इन दोनों ई को छोड़कर कोई भी आपका अन्य स्वर आ जाए, जैसे ई के बाद आप देख रहे हो अ लिखा हुआ है, या आ, ए, उ या अ, कोई भी आ जाए बड़ी ई या छोटी ई के बाद, ह्रस्व और दीर्घ के बाद, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। ये मात्रा, मात्रा तो लगेगी, साथ में उससे पहले वाला व्यंजन य में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और य के साथ क्या हो जाएगी? मात्रा का प्रयोग होगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, तो य के साथ लगा देंगे। ध्यान पूर्वक उदाहरण से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर मैं लेती हूं अति जमा अधिक, अति में आप सब मात्रा देख रहे हैं कि त में ई की मात्रा है। मैंने बात यही करी थी कि ई की मात्रा हो, पहले वाले शब्द के आखिरी वर्ण में अगर ई की मात्रा हो, त में ई की मात्रा है, त हल चिन्ह और ई की मात्रा, जमा। अब इसके बाद है अधिक। अधिक में आप सब देखिए कि अ है तो कोई भी मात्रा नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे? पहले अ का तो अ वैसे ही लिखेंगे, त में से अगर मैं स्वर हटा देती हूं तो त क्या हो जाता है? अपने आधे रूप में स्वर रहित हो जाता है। और ई था तो इसलिए मैंने य का प्रयोग किया है। और धिक वैसे का वैसे ही रहेगा। क्यों? य में मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। मैं आप लोगों को अभी दोबारा से इसे समझाऊंगी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद है इति जमा आदि। अब तो में फिर दोबारा से ई की मात्रा है, जमा आदि में आ है। आ की मात्रा क्या होती है? एक पाई होती है। अब ई तो ई की तरह रहेगा। त में से अगर ई को अलग कर दूं तो स्वर रहित है, आधा त है। और आ की मात्रा लगाने से ये या बन गया, और दी का दी वैसे ही है, इत्या आदि। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। प्रति जमा एक। अब प्रति जमा एक प्रत्येक बना कैसे? ध्यान देना कि अगर यह है, यहाँ पर यह पहचान क्या है? यह लिखा हुआ है, तो यह समझ लीजिए कि त में संधि विच्छेद करते वक्त या तो छोटी ई ह्रस्व सिर आएगा, या तो फिर कौन सा स्वर आएगा आपका? बड़ी ई आएगी, दीर्घ आएगी ई। अब है प्रति। प्रति में प्र का प्र वैसे ही, त में से स्वर हटा देने से वो स्वर रहित हो गया, तो त आधा। अब ए की मात्रा क्या होती है? एक सिंगल सी आप लोगों की क्या बनती है? लाइन सी बनती है ऊपर। ध्यान से देखिएगा, य के शीर्ष पर ए की मात्रा लगा देंगे और क प्रत्येक। ऐसी ही है आपके अन्य उदाहरण भी। अगर र में से मात्रा हटा दी जाए तो य को र में शीर्ष पर शामिल कर लिया जाता है। स्वर रहित र जब भी आता है वो शीर्ष पर लगाया जाता है। उप, उप्रयुक्त, तो उप र य के ऊपर, यू और क और त। अब उ यहाँ पर था, र में ई की मात्रा थी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि र को स्वर रहित हटाने से र पर चले गया। अब इसके बाद है इसका अन्य उदाहरण। इसका दो नियम और हैं। अब है ऊ का नियम। जैसे ई का नियम था वैसे ही ऊ का नियम है। यदि ई के स्थान पर ऊ आए और ऊ के बाद अगर ई भी आ जाता है या कोई अन्य इस स्वर को छोड़कर, आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, इन स्वर को छोड़कर, ऊ स्वर को छोड़कर 10 अन्य स्वर आ जाएं इसके बाद, प्लस के बाद, जमा के बाद, तो ऊ व में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण से ही इसे समझा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। सु जमा आगत, ये स्वागत बना कैसे? अब सौ में तो बड़े ऊ की मात्रा थी और आ की मात्रा लगाओगे कैसे? स में से अगर मैं स्वर हटा दूं, ऊ को हटा दूं, उसकी मात्रा को हटा दूं, तो स आधा हो जाता है, तो आधा स लिखूंगी। अब तुम सबको बताया गया है कि ऊ के स्थान पर क्या आता है आप लोगों का?
व लगाया जाता है। तो आ की मात्रा लगाकर वा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्वागत। अन्य उदाहरण है अनु जमा ऐषणा। अब अन्वेषणा कैसे बना? अब नौ में भी ऊ की मात्रा है, बाद में ए की एक सिंगल मात्रा लगाई जाती है। अब तुम्हें पता है कि ऊ को व में परिवर्तित किया जाता है और ई को य में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर देखना, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत जरूरी है आप लोग सब छात्रों को जानना, कि अगर मैं ऊ जमा ऊ कर दूंगी तो वो दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, फिर तो वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब यहाँ पर तो क्या है, ऊ के बाद ए का प्रयोग है या अन्य स्वरों का प्रयोग है, इसीलिए तो वो य में या फिर व में परिवर्तित हुआ है। तो ऊ व में परिवर्तित होने के बजाय अन्वेषणा बन गया। और अगर यहाँ पर अ और न में ई की मात्रा होती तो क्या हो जाता यहाँ पर? अनि अन्यवेषण हो जाता। अन्यवेषण, ध्यान रखना इस चीज को। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा कैसे बना? अब एक और नियम है, यदि री के बाद कोई भी स्वर आए तो री अपने र में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर है पितृ त, और अगर र मिल जाए या री मिल जाए तो त्र में परिवर्तित हो जाते हैं, और आ की मात्रा लगाने से पित्राज्ञा हुआ। वैसे ही क्या है आपकी पित्राज्ञा के बाद पितृ जमा अगर अनुमति हो तो पितृनुमति, मात्रीय जमा आज्ञा हो तो मात्राज्ञा, मात्रीय जमा इच्छा हो तो मातृच्छा। सभी छात्र अब अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में यड़ संधि के शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए अभ्यास करेंगे। मैं आपको शब्द बोल रही हूं, आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। सबसे पहला शब्द है अब, अभ्य, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी अ अदब य, और थ में छोटी बड़ी की मात्रा और ऊपर से शीर्ष पर रॉ लगना है। ठीक है, मात्रा के बाद व्यायाम, व या याम, व्यायाम। अत्यावश्यक, अआदत यावश्यक, अत्यावश्यक। उपयुक्त, उप य में छोटे उ की मात्रा, ऊपर से र की मात्रा और क अर्थ उपयुक्त। विहु, व आद व, य में बड़ी उ की मात्रा और ह विहु। आगे है स्वच्छ, आद स व, आद च और छ स्वच्छ। स्वागत, स वा आद अग्नि, स आद स वा गत स्वागत। अत्यंत, अ आदत य आदन अर्थ, आदत और न को स्वर रहित और न कहा जाता है। आखिरी शब्द है न्यून, आदना य स्वर रहित न, य के नीचे आप बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, दीर्घ ऊ की, और न न्यून। इन सभी शब्दों का आप अभ्यास करेंगे। अब आइए अयादी संधि। अब अयादी संधि के भी नियम है। अयादी संधि में भी अब आप लोगों के चार स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ए, ओ और औ। नियम क्या है? यदि ए और ए, ओ और औ से आगे कोई, जब ए तथा ओ वर्णों का मेल अन्य असामान्य स्वरों पर होने पर क्रमशः वह अय, आय, अव और आव में परिवर्तित हो जाते हैं, अयादी संधि कहलाते हैं। ध्यान से दोबारा से बोलूंगी। यदि ए, ओ से आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आए तो ए का अय बन जाएगा। ए जमा अगर इसके अलावा, ए के अलावा कोई अन्य स्वर आए, ए के अलावा कोई अन्य स्वर आए, अ आए, ई आए, आ आए, कोई भी स्वर आए, ए को छोड़कर कोई भी 10 अन्य स्वर आए तो वो आय में बदल जाएगा। और ए जमा अ या इसके अ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो वो आय में बदल जाएगा। वैसे ही ध्यान देना, ओ के बाद अगर अ या ई या कुछ भी आए तो वो किस में बदल जाएगा? अव में। एक चीज का ध्यान रखना, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम सब ने वृद्धि संधि में
तो ये पढ़ा था कि अगर ए हो तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। ध्यान रखना, अगर आ जमा ए हो तब वो ए में परिवर्तित होगा। ठीक है, आप सब में देख रहे होगे कि नियम अलग अलग हैं, कोई भी किसी से मिलान नहीं हो रहा है किसी भी नियम का। स्वर संधि को ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद है सबसे पहला उदाहरण लूंगी मैं आपका नयन। अब नयन में आप पता कैसे करेंगे या शयन में कैसे पता करेंगे कि मैं शे लगाऊं, फिर अन कैसे बनाऊं। अब सबसे पहले आखिरी का देखिए। आप ऐसा करना, यन में किसकी मात्रा लगी हुई है? य में किसी की मात्रा नहीं है, इसका मतलब य में अ शामिल है। जमा के आगे का अन लिखिए और उससे पहले आपने देखा शयन में क्या लिखा हुआ है? अए लिखा हुआ है। अए से समझ जाओ कि जमा से पहले ए की मात्रा श में लगानी है। वैसे ही अब है नायक। नायक में ध्यान दीजिएगा कि नायक में आयक है सबसे पहले। आयक को अलग करा और अक को अलग कर दिया। य में कोई भी मात्रा नहीं है तो वो अक हो जाएगा। और नायक में आयक है तो आय की बात करी गई थी, तो न जमा अक बनेगा, ए की मात्रा आएगी। वैसे ही ओ और औ में भी करना है। ओ में पवन। पवन कैसे बना? अब ध्यान से सुनिएगा। अव किस में लगाना होता है? प और व में ध्वनि है, प में अ की ध्वनि और व, तो ये क्या बना? अव। और व में जमा के बाद क्या है? व में कोई मात्रा नहीं है तो ये क्या बना? अन। इसलिए पो जमा अन। वैसी है ओ जमा ई, पवित्र कैसे बन गया? ध्यान से देखिएगा। प और व है, ठीक है। अगर मैं व में से मात्रा हटा दूं तो वो इत्र बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण स्वरूप दोबारा से समझा रही हूं। प के नीचे हल चिन्ह, उससे क्या निकला? आपका जमा अ। अ के बाद व के नीचे हल चिन्ह, फिर क्या निकला आपका? ई। और ई के बाद जमा, फिर क्या निकला आपका? त्र। अब ध्यान से देखना कि प के बाद अ और व मिलकर क्या बन जाते हैं? अव बन जाते हैं, ठीक है। और अगर यहां पर क्या हो जाएगा? इसीलिए आपका ओ आता है, तो पो जमा इत्र। ब से ई निकाल दिया तो इत्र। अब औ का कैसे बन गया? अगर इसको मैं पावक कर दूं या नावक कर दूं या पावक कर दूं तो कैसे बनेगा? या पावन कर दूं। अब ध्यान से, पावक में पो। अब पा और व, प में आ की मात्रा आ और व, तो आ और व क्या होते हैं? औ होते हैं। या अब देखिएगा, और वक में क्या है? कोई भी मात्रा नहीं है, व में अशामिल है इसलिए अक है, तो पौ जमा अक। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पावन का कैसे बनाऊंगी? तो पावन में ध्यान रखिएगा कि वन में तो अ और न अलग हो गया, अन अलग हो गया। जमा, जमा से पहले आगे अब ओ हो जाएगा तो पौ हो जाएगा, तो पौ जमा अन क्या हो गया? पावन। अब आप लोगों को अभ्यास के लिए मैं कुछ शब्द दे रही हूं, आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। शयन, श शेर वाला शयन। गायन, पवन। भावुक, शयन, गायन, पवन, भावुक। नयन, गायक, भवन, पावन, नाविक। इन सभी शब्दों का आप सभी छात्रों ने अभ्यास करना है। अगली वीडियो में आप लोगों को सभी को मैं व्यंजन संधि के नियमों से परिचित करवाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी ने, आपके स्क्रीन में देख रहे हो कुछ प्रश्न हैं, आप लोगों ने उन सभी को लिखकर अभ्यास करना है। और जितने भी शब्द और संधि विच्छेद शब्द मैंने आप लोगों को दिए हैं उन सबका अभ्यास करना है। संधि में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है संधि में, ये आप सभी छात्रों ने बताना है। संधि में कौन कौन मिलते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि की क्या पहचान है और स्वर संधि में आए उपभेदों के
क्या क्या नियम है, आप खुद से उन नियमों को लिखोगे। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण आप लोगों ने लिखने हैं। साथ ही साथ जो शब्द मैंने आप लोगों को अभ्यास के लिए दिए हैं वो आप लोगों को करना जरूरी है, नहीं तो आप संधि के नियम भूल जाएंगे। संधि के नियम दोबारा से गणित के नियमों के अनुसार ही आप सभी को याद करने हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। एक बारी फिर आप लोगों के सामने मैं संधि के नियम दोहरा रही हूं, वह भी स्वर संधि के नियम। सबसे पहला था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सिर्फ 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ में आ, ई और उ। अगर अ जमा आ या आ जमा आ आए तब भी वो दीर्घ में परिवर्तित होगा, आ में ही। फिर अगर ई जमा ई आए तब भी वो दीर्घ में ई में ही परिवर्तित होगा। उ जमा उ आए तब भी दीर्घ में उ में ही परिवर्तित होगा। इसके बाद का गुण संधि के नियम है, यदि अ या आ के आगे ई आए तो दोनों के मिलने से ए में परिवर्तित, तो दीर्घ में हम 3 स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, ए, ओ और अर का। री किस में परिवर्तित हो जाता है, अ आ के बाद री अर में, और अ आ के बाद उ ओ में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि संधि में ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वृद्धि हो रही है, अ आ से परे इसके अलावा ए आए तो वो ए में 2 मात्राओं में ए की परिवर्तित होगा। यदि अ आ से परे ओ आए तो वो अ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है यड़ संधि। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। ई के बाद ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो वह य में परिवर्तित हो जाता है, और उ के बाद इसको भी छोड़कर कोई अन्य स्वर आए वो व में, और री के बाद री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो वो र में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही है आपका अयादि संधि। अयादि संधि का नियम है, सबसे पहला ए जमा अ हो तो अय में, अय अय ध्यान रखना, ए जमा अ हो तो आए में, ओ जमा अ हो तो अव में, ओ जमा अ हो तो आव में। अब एक और नियम है, ध्यान से सुनिएगा, ओ जमा ई हो तो आवी, ए जमा अ हो तो अय में, दोबारा से ए जमा अ हो तो आए, ओ जमा अ हो तो अव, ओ जमा ऊ हो तो आवू। ठीक है, ध्यान रखना, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये ध्यान रखना, ए ओ आ रहे हैं तो क्या वो आय अव और आव में परिवर्तित है या नहीं, पहले वाले शब्द को आपको देखना होगा। वक के बाद का पावक में, वक को आप मत देखिएगा, वक में तो जो मात्रा लगी है उसको प्लस के बाद आपको लिखना है आगे। धन्यवाद छात्रों, ध्यान पूर्वक आप संधि के नियमों को दोबारा से दोहराइएगा, और जितना आप अभ्यास करेंगे संधि के शब्दों का उतना आप लोगों के लिए सही होगा। धन्यवाद।